अनिरुद्ध को जब एहसास होता है कि झना को वाकई में सबसे ज्यादा इज्जत मिल रही है और वो उससे दूसरे सीजन में भी ऐड किया जा रहा है, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनना स्टार्ट हो जाती है। वो जानबूझ करके पार्टी में बस केक गिनने के कारण वो सबके सामने उसे इंसल्ट करता है और ऐसा ब्रिजभूषण भी चाहता है कि झना के इंसल्ट हो ताकि वो दूसरे सीजन में ऐड ना हो और जो भी उसे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ना वो उसे ना मिले। तो उसे रोकने की तो पूरी प्लानिंग होती है इनकी, जो सच में बेहतरीन होती है, क्योंकि जब विल पार्टी में सबके सामने विल गाना गाने के लिए बुलाया जाता है आदित्य कपूर को, तो वो अकेले तो चाहता नहीं है। हालांकि इन सभी चीजों को देख करके अनिरुद्ध को बहुत जलस फील होता है कि वो झना को जरूर बुलाएगा और झना को बुलाता भी है वो। अब यहाँ पे ना अर्जुन सृष्टि को ये साबित करने में लगे हुए होते हैं कि भाई इनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे सारी चीजें तो धीरे धीरे क्लियर होती जा रही होती है। इस चीज से अनिरुद्ध बहुत गुस्सा भी होता है कि आखिरकार मैंने जितना झना को सोचा समझा वो उससे कहीं ज्यादा बाहर निकली और वो अब इस घटिया इंसान के साथ में अपने रिश्ते बना रही है। ये अच्छा बिल्कुल नहीं है झना। अब तो गुस्सा तो होता है लेकिन झना को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो गाना भी सिर्फ इसके लिए ही गाती है, लेकिन इसको समझ में आती नहीं है। अब यहाँ पे गाना गाने के बाद का जो माहौल होता है ना वो काफी बेहतरीन हो जाता है। देखो धीरे धीरे बातें उठने लगती है कि झना को बहुत ज्यादा काम मिलने वाला है, काफी सारे नए प्रपोजल्स उसको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ना कहीं गुरुजी चाहता है ना कि झना के नाम पे वो अपने पुराने स्टूडेंट्स को जिनको बैन कर दिया गया है उनको वापस से नेक्स्ट सीजन में लेकर के आए। क्योंकि भाई जो ड्रेस काटना, उससे ड्रग्स वाली तो खैर बैन नहीं हुई लेकिन ड्रेस वाली जरूर बैन हो गई थी। तो अब गुरुजी चाहता है कि उस स्टूडेंट को लेकर के वापस आए। तो यहाँ पे ना बस जो भी ऑनर होता है ना, जो चेयरमैन होता है, उसे जाकर के झना के बेसिस पे ही बातें करना स्टार्ट कर देता है कि उस लड़की के कारण तमाशा जो हुआ, मेरे पर्सनल स्टूडेंट मैं जिससे अपना मानता था उस स्टूडेंट को बैन कर दिया गया। अब जरूर कुछ कीजिए, वो लड़की बिल्कुल सही नहीं है, मेरी स्टूडेंट बहुत अच्छी है। अब ये सारी बातों को चेयरमैन भी सुनता है तो उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसे पता है कि जो इंसिडेंट हुआ था वो आखिर में क्या था और किसने किया था। अब यहाँ तो वो सपोर्ट करता है झना को, जिस कारण वो ज्यादा बातें करता नहीं, लेकिन गुरुजी को एक झूठा उम्मीद दे देता है कि ठीक है मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी ही देर बाद आदित्य गुरुजी से भी मिलता है और कहीं ना कहीं अपने मन की बात को बता ही देता है कि ये बुढ़ऊ जो है ना, मतलब ब्रिजभूषण को, कि इसके मन में जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है झना के खिलाफ में। लेकिन डर इस बात का है कि भाई जो भी प्रपोजल्स इसको झना को मिलने वाला है उससे पहले कोई तमाशा ना हो जाए, तो कैसे भी करके गुरुजी को बस यहाँ से दूर करना होगा। अब इस प्लानिंग में ना कहीं रुद्र भी शामिल हो जाता है और वो सपोर्ट करता है आदित्य और झना को। तो वो फैसला करता है कि ठीक है वो ब्रिजभूषण को यहाँ से बाहर निकाल करके रहेगा ताकि ब्रिजभूषण कोई षड्यंत्र न कर सके झना के खिलाफ में। लेकिन तमाशा तो थोड़ी देर बाद ही हो जाती है ना, जब सबको खाना मिलता है खाने के लिए तो झना भी लेकर के जा रही होती है। अब जब जा रही होती है तो रास्ते में रुद्र मिल जाता है। रुद्र अपने दिल की बात कर देता है कि देखो मैं तुम्हारा गुरुजी नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और अब से अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ती है 24 घंटे कहीं भी किसी शहर में भी, तुम बस एक बार मुझे याद करना, मैं झट से वहाँ आ जाऊंगा और मेरा घर का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। अपने भाई के घर कभी भी आ सकती हो, कभी भी जरूरत लगे तुम मदद मांग सकती हो। अब देखो ये सारी इमोशनल बातों को सुनकर के झनक भी इमोशनल हो जाती है और बस इन्हीं सही बातों को सोचने लगती है और आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद ये रास्ते में जाकर के अनिरुद्ध से टकरा जाती है। अब देखो अनिरुद्ध जब ये देखता है ना तो अपने गुस्से का तो कहीं ना कहीं तो निकालना जरूरी है ना, तो वो यहाँ पे निकाल देता है, पूरा भड़ास यहाँ निकाल देता है कि तुम देख करके चलती नहीं हो, तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आदित्य कपूर पे है, तुम्हारी नजरें मुझे क्यों नहीं देख पा रही हैं, मैं हूँ यहाँ पे। अब इन सभी बातों को तो बोलने के पीछे उसका मोटिव ये होता है कि झनक देखो मैं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता था, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अब तुम मुझे ध्यान नहीं दे रही हो, तुम किसी और को पसंद करने लगी हो। आखिर ऐसा क्या है झनक उसमें जो मुझ में नहीं है। अब इन सभी बातों का तो कोई मतलब बनता नहीं, लेकिन यहाँ पे ना इस आग में घी डालने का काम करते हैं सृष्टि। अब वो और ज्यादा बात को बढ़ाती है, वो ऐसा दिखाने लगती है कि ये लड़की बहुत ही चीप है और ये समझो कि फ्रॉड किस्म की लड़की है और ये सब पे बस डोरे डाल करके उनके पैसों की हड़पने की बात करती है। अब यहाँ तो तमाशा धीरे धीरे बढ़ता है तो मुश्किलें भी क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन भाई अब अनिरुद्ध के घर पे भी तमाशा ऐसा क्रिएट हो जाता है कि भाई उसका बाप घर छोड़ के जाने वाला होता है। अब शुभ सोच लेता है कि मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद में वेल बबल भी सोच लेता है कि मैं भी घर छोड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि वो लाल की जो ये बातें होती है ना उसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। लाल ने कभी भी उसे पैसों से मदद नहीं की है, घर में हमेशा वो ऐसा दिखाता है कि वो बड़ा है, मतलब कि वो पैसे वाला है, शुभ के साथ में है, लेकिन अपने मॉम डैड को ऐसा दिखाता है जैसे वो पराए हैं, उनसे कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ सब उसकी बहन की बेइज्जती कर रहे होते हैं। अनिरुद्ध की मॉम ये बोल रही होती है कि मेरी बेटी अगर पप्पू जैसी होती तो मैं कब क्यों उसकी जान ले लेती, तो यहाँ पे भी वो चुपचाप हंस रहा होता है। अब इन सभी बातों को सुन करके कहीं ना कहीं पहले अप्पू की मॉम का भी दिल टूट जाता है। वो बहुत गुस्सा करते हैं, छोटन में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लाख बताने के बाद भी यहाँ कोई बातें नहीं मानता, बस सब जिद करके बैठ जाते हैं कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे, तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। हालांकि बाद में वेल डब्ल्यू की मॉम यानी शुभ की मॉम भी ये समझा देती है वेल सबको कि कोई घर छोड़ के नहीं जाएगा, सबको यही रहेंगे लोग। अब देखो वो लड़का आकर के बोल के गया तो वेल अब्बू की मॉम उसे शांत कराने की कोशिश तो की थी ना, लेकिन वो लड़का समझा नहीं। अब वो बूढ़ा नहीं है, इस बात के बारे में कहीं ना कहीं डब्ल्यू भी समझाने की कोशिश करता है। अब्बू का डैडी क्लियर कर देता है कि वो या फिर कोई भी बस्ती में रहने वाला सब तो गलत नहीं होते है ना, कुछ लोगों के कारण हम सब कुछ जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग भी तो बस्ती से उठ करके आए हैं ना, तो गाली देने का कोई
कोई मतलब ही नहीं बनता। अब यहाँ पे ना अब्बू का डर समझ जाता है कि उसकी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो वो सोचता है कि कोई अगर मेरी खर्च उठा नहीं रहा है तो कोई प्लीज़ मेरे फैसलों के बीच में दखलंदाजी ना करे। वो अपने बेटों को भी कस के धोता है और वेल अप्पू की मम्मी पूरी भी पासोकाज होती है, जो सोच में काफ़ी मज़ेदार होती है। वो ये एहसास दिलाती है कि लाल उसका बेटा है, वो अपने बेटे से कुछ भी डिमांड कर सकती है। अब यहाँ पे बार बार वो जो हर मंथ की सैलरी ला करके तुरंत अपनी बीवी के पल्लू में डाल देता है, मर्द जैसा व्यवहार करता है अपनी फैमिली के साथ में। तो ये सारी चीज़ों को सुन करके कहीं ना कहीं सबको बुरा लगता है। खैर वो भी समझाने की कोशिश करते हैं कि लाल तब तक ही साथ है शुभ के, तब तक पैसे हैं शुभ के पास में। जिस दिन शुभ का पैसा खत्म हुआ लाल उन्हें भी लात मार के निकाल देगा। तो यहाँ तो मज़ेदार चीज़ें होने वाली है गुरु लोग, क्योंकि घर टूटने वाले हैं। घर टूटेंगे तो बवाल होंगे और बवाल को फिर से खत्म करने के लिए वापस आने को आना पड़ेगा ना यहाँ पे, जो यार सच में मज़ेदार होगी। क्योंकि वेल जैसे घर टूटेंगे तमाशा बढ़ेंगे और धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगेगा, तो अर्शी की ही रहेगी यहाँ पे। जब सब कुछ अनिरुद्ध के पास खत्म हो जाएगा तो उस पीरियड में वेल जनक वापस जरूर आएगी, और जब वापस आएगी तो परिवार को संभालना उसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी होगी, जो सच में काफ़ी मज़ेदार और बेहतरीन होने वाले। तो मज़ा आएगा गुरु लोग। खैर इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, बट जो पोस्टर सीन होता है वो पिछले वाला ही होता है कि जिसमें जनक अपने रूम में ही बेहोश हो जाती है और आदित्य फाइनली उसे बचा भी लेता है। लेकिन कैसे हुआ है, चोट कैसे लगा है, इन सभी चीज़ों की जब छानबीन होगी तो हो सकता है कि ब्रिजभूषण का नाम भी इसमें आए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जनक को कोई और ज़्यादा प्रपोजल्स मिले। तो रोकने के लिए वो प्लान जरूर बनाएगा। देखते लोग आने वाले एपिसोड में और क्या चीज़ हो सकती है।